हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल इक्विलिब्रियम पार्ट 3 में आज हम डिस्कस करेंगे पार्शियल मोलर क्वांटिटीज़ के बारे में। आंशिक मोलर राशियाँ क्या होती हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में आपने थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ जैसे कि इंटरनल एनर्जी E, एंथैल्पी H, एंट्रोपी S, वर्क फंक्शन A एंड गिब्स फ्री एनर्जी G के बारे में डिस्कस किया था। तो ये जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सभी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी जिसे हम कहते हैं कि विस्तीर्ण गुणधर्म हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू सिस्टम में मास के बदलने के साथ साथ बदलती है। तो विभिन्न इक्वेशंस जिनमें कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट हो, उनको डेराइव करने में एक युक्ति संगत धारणा बनाई जाती है कि जिन सिस्टम के लिए ये समीकरण निकाले जाते हैं वे सभी क्लोज्ड सिस्टम है, यानी बंद निकाय हैं। बंद निकाय मीन्स जिन सिस्टम के मास और कंपोजिशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये एक अजम्पशन रहता है कि ये सारे के सारे जो इक्वेशंस हैं वो क्लोज्ड सिस्टम के लिए डिराइव किए जाते हैं। इस प्रकार जो रिजल्ट हमें प्राप्त होते हैं उनको ओपन सिस्टम के लिए एक्सटेंड करने के लिए, अगर हमें ये रिजल्ट्स हैं इनको हम एक्सटेंड करें फॉर द ओपन सिस्टम। अब ओपन सिस्टम कौन से हो सकते हैं कि लाइक सॉल्यूशन, यानी कोई भी विलियन, हेट्रोजीनियस सिस्टम मीन्स विषमांगी निकाय जिनमें कि दो या दो से ज़्यादा फेजेस प्रेजेंट हों। तो इन रिजल्ट्स को ओपन सिस्टम के लिए एक्सटेंड करने के लिए एक्सटेंड किया जाता है, जहाँ पर कि मास और कंपोजिशन दोनों बदलते हैं। तो लुईस ने एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस किया, किसके लिए? ओपन सिस्टम के लिए। तो ओपन सिस्टम के लिए इस इक्वेशंस के जो रिजल्ट्स हैं उनको एक्सटेंड करने के लिए लुईस ने एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, या हम कह सकते हैं कि ऊष्मागतिकी राशि का निर्धारण किया। मान लीजिए कि ये प्रॉपर्टी x है, सपोज इट इज़ x विच इज़ फंक्शन not only of temperature and pressure but also of the number of moles of different components present in the system। जो थर्मोडायनेमिक राशि x का निर्धारण किया गया वह न सिर्फ ताप और दाब का फलन होती है, बल्कि सिस्टम में मौजूद विभिन्न संघटकों के मोल की संख्या का भी फलन है। उन्होंने इस प्रॉपर्टी का नाम दिया पार्शियल मोलर क्वांटिटी। टेक एनी थर्मोडायनेमिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, किसी भी ऊष्मागतिकी विस्तीर्ण गुणधर्म को ले लीजिए, जैसे कि वॉल्यूम, फ्री एनर्जी, एंट्रोपी और एंथैल्पी। इसकी वैल्यू या इसका मान होमोजीनियस सिस्टम के लिए पूर्ण रूप से सिस्टम की अवस्था के द्वारा ही निर्धारित होता है। स्टेट ऑफ ए सिस्टम के द्वारा कंप्लीटली डिटरमाइन किया जाता है, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर एंड क्वांटिटी ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स, ताप, दाब तथा विभिन्न अवयवों की उपस्थित मात्रा।
तो यहाँ हमने जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी की जो हम बात कर रहे हैं, x इज ए फंक्शन विच इज रिप्रेजेंटेड एज, हम इसको x को इस प्रकार से हम इक्वेशन नंबर 1 के अनुसार हम इसको दर्शा सकते हैं। x इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर। हमने यहाँ पे लिखा था कि जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है वह सिर्फ ताप और दाब की ही फलन नहीं होती, बट ऑल्सो ऑफ द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द डिफरेंट कॉम्पोनेंट प्रेजेंट इन द सिस्टम। तो हम यहाँ पर T और P के साथ N1 N2 सो ऑन और Ni इस तरीके से हम इसको दर्शा सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो N1 N2 और Ni ये सिस्टम में क्रमशः 1, 2 और I के मोल्स की संख्या है। यदि सिस्टम के टेम्परेचर और प्रेशर में कोई सूक्ष्म परिवर्तन हो और साथ ही इसकी अवयवों की मात्रा में भी सूक्ष्म परिवर्तन हो, ऑल्सो इन द क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट्स, यानी टेम्परेचर और प्रेशर के साथ साथ क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट्स में भी सूक्ष्म परिवर्तन हो, तो प्रॉपर्टी x में भी परिवर्तन होगा। और जो प्रॉपर्टी x में परिवर्तन होता है उसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में दिखाया गया है, ये लिखा हमने dx इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डेल टी, और जब t के साथ है तो ये कांस्टेंट प्रेशर और ये जो है क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट है N1 N2 एटसेट्रा, कब, जब ये t कांस्टेंट है। इसी तरीके से जब प्रेशर को कांस्टेंट किया है तो जब प्रेशर एंड अदर कांस्टेंट है तो t के रिस्पेक्ट में, देन प्रेशर के रिस्पेक्ट में, और देन अवयवों की क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। तो इस प्रकार से हम इसका अवकलन करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो हमें इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त होती है। तो टेम्परेचर को कांस्टेंट किया, फिर प्रेशर को कांस्टेंट किया, और साथ ही हमने क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट को भी कांस्टेंट किया, और इस प्रकार से जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है x है उसमें सूक्ष्म परिवर्तन होगा, और हमने इसे इक्वेशन नंबर 2 में दर्शाया है। ये जो क्वांटिटी है ये डेरिवेटिव है, इट इज नोन एज द पार्शियल मोलर क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट I। ये देख रहे हैं आप ये वाली, तो दिस इज द पार्शियल मोलर क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट I एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज बाय a bar over the symbol of any property that is xi bar। तो हम जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं उसके ऊपर हम प्रतीक के ऊपर रेखा के द्वारा हम कोई भी प्रॉपर्टी है उसका जो सिंबल है या प्रतीक है, जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या विशेष गुणधर्म के प्रतीक के ऊपर रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो हम xi बार के द्वारा हम इसको दर्शा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम नीचे देखेंगे कि डेल x अपॉन डेल ni, ये देखिए इसको हम 1 की बात कर रहे हैं, डेल n1 अगर हमने लिया है यहाँ पर तो हम इसको x1 बार से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर हम 2 लेंगे तो इसको हम x2 बार से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसी प्रकार से हम i अगर लेते हैं तो xi बार से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है कि ni के अतिरिक्त सारे चर या वेरिएबल इस पद में स्थिर रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम ni all other variables remain constant in this term and written in the subscript form, जिसे कि हम पदाक्षर की तरह लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सिस्टम की पार्शियल मोलर क्वांटिटी से तात्पर्य उसकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में वृद्धि से है, जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर
तथा जब एक को छोड़ और सारे पदार्थों के मोल की संख्या स्थिर हो तो क्रमशः किसी एक अवयव के एक मोल को जोड़ने से होती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि द पार्शियल मोलर क्वांटिटी ऑफ एनी सिस्टम इम्प्लाइज द increase in an extensive properties due to the addition of one mole of its one constituent at constant temperature and pressure and the number of mole of the other substance except one means किसी एक अवयव के एक मोल को जोड़ने से होती है। यहाँ सिस्टम की मात्रा इतनी अधिक है कि एक मोल जोड़ने से सांद्रता में कोई समुचित परिवर्तन नहीं होता है। द सिस्टम इज इन लार्ज अमाउंट सो देयर इज नो अप्रिशिएबल चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑन एडिशन ऑफ वन मोल। तो इस प्रकार से हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं यहाँ पर कि डी एक्स इक्वल टू, देखिए ये टेम्परेचर के साथ, देन ये प्रेशर, देन x1 बार और dN1 और x2 बार dN2 और xi बार dNi। तो दिस इक्वेशन 3 इज द फंडामेंटल थर्मोडायनेमिक इक्वेशन फॉर ओपन सिस्टम। तो यह खुले तंत्र के लिए एक आधारभूत ऊष्मागतिकी समीकरण है। इक्वेशन नंबर 3 की बात हम कर रहे हैं। अब देखिए इसमें अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट करें, यदि ताप और दाब को स्थिर रखा जाए तो dP इक्वल टू 0 हो जाएगा, dt इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ये कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर हमें ये इक्वेशन प्राप्त होती है, इक्वेशन नंबर 4। एंड दिस इज ऑल्सो अ फंडामेंटल थर्मोडायनेमिक इक्वेशन फॉर ओपन सिस्टम। तो जो हम ओपन सिस्टम के लिए जो थर्मोडायनेमिक इक्वेशन हम इक्वेशन नंबर 4 को भी हम थर्मोडायनेमिक इक्वेशन फॉर ओपन सिस्टम कहेंगे। इक्वेशन 4 को एक निश्चित संगठन या कंपोजिशन जो कि मोल्स की संख्या n1, n2 और हम कह सकते हैं ni के द्वारा दर्शाया जाता है। तो उस सिस्टम के लिए हम इसका इंटीग्रेशन या समाकलित करने पर हमें ये इक्वेशन 5th प्राप्त होती है। कब? जब हमने T और P के साथ साथ हमने N भी कांस्टेंट किया है। यहाँ पर फिक्स कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो हम डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 फॉर ए फिक्स्ड कंपोजिशन, और जिसे हम इस प्रकार से, कंपोजिशन अगर फिक्स्ड है तो हम n लिखेंगे और इस प्रकार से हमें ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 4 में देखिए x1 बार dN1 है तो यहाँ पर हो जाएगा n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस ni xi बार। तो ये कांस्टेंट कंपोजिशन के लिए है एंड कांस्टेंट कंपोजिशन इज रिप्रेजेंटेड बाय सबस्क्रिप्ट n। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 5th, अब हम 5th को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पर, बट विद वेरिएबल कंपोजिशन। टेम्परेचर और प्रेशर तो हमने स्थिर रखा है, लेकिन बदलते हुए संगठन के साथ सामान्य अवकलन करने पर। तो हम इसका अवकलन करते हैं हम इसको। तो देखिए ये T एंड P कांस्टेंट है, लेकिन कंपोजिशन को हमने चेंज किया है। तो N1 dx1 बार प्लस x1 dN1 बार हो जाए, N1 हो जाएगा x1 बार dN1, एंड इसी तरीके से N2 के साथ देन Ni। तो हमें इक्वेशन नंबर 6 प्राप्त होती है। तो इस प्रकार फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5th एंड 6th एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वेशन नंबर 7 holds good for fixed composition system and it is a basis of Gibbs-Duhem equation। तो निश्चित संगठन के निकाय पर यह लागू होता है। इक्वेशन नंबर हम 7 की बात कर रहे हैं जो कि निश्चित कंपोजिशन के सिस्टम पर लागू होता है और यही गिब्स-डुहेम इक्वेशन का आधार है।
तो इस प्रकार हमने पार्शियल मोलर क्वांटिटी क्या होती है और उसको किस प्रकार से हम ओपन सिस्टम के लिए डिराइव करते हैं वो हमने डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।